कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि ज़िंदगी भर की यादें बनाने के लिए होते हैं। आज मैं आपको अपने साथ लेकर चलूँगा उस सफ़र पर, जहाँ हर नज़ारा किसी सपने से कम नहीं था। ये सफ़र था धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले श्रीनगर का। श्रीनगर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि जन्नत का एहसास है। कैसा रहा मेरा अनुभव? क्या वाकई कश्मीर उतना ही खूबसूरत है जितना लोग बताते हैं? आइए करते हैं शुरुआत इस खूबसूरत सफ़र की, मेरे यानी क्षितिज के साथ। क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ पहुँचते ही लगे कि आप किसी सपने में आ गए हैं? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मैं पहली बार श्रीनगर पहुँचा था। वैसे श्रीनगर मेरी यात्रा का भाग था तो नहीं, यात्रा की तैयारी तो कहीं और की थी हमने, और पहुँच गए थे श्रीनगर। मेरे को एक पुरानी फिल्म के एक प्रसिद्ध गाने की लाइन याद आ जाती है। जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, जो यहाँ सही बैठ रही है। खैर, यात्रा की रूपरेखा तो काफ़ी पहले से चल रही थी। पहले मैं अकेला था, लेकिन लोग जुड़ते गए। लेकिन मज़ा तो ये जानकर आएगा आप लोगों को, निकले तो हम 5 लोग थे श्रीनगर के लिए, लेकिन पहुंचा मैं अकेला। लेकिन एक चीज़ तो मैं भूल ही गया आपको बताना, यात्रा का दिन, यात्रा का समय। तो ये बात कुछ मई 2012 की है। पता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बात तो बहुत पुरानी है, लगभग 14 साल पुरानी। इसको कुछ याद भी होगा कि नहीं? लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ यात्राएं ज़िंदगी भर की यादें बनाने के लिए होती हैं, और ये उनमें से ही एक थी। और याद वो भी जो दिमाग पे हमेशा के लिए छाप छोड़ जाए। और याद भी क्यों नहीं होगी ये यात्रा, क्योंकि ये थी ही इतनी रोमांचक। खैर, अब समय है आपको मेरे सह यात्रियों से मिलाने का, जो सिर्फ जम्मू और कटरा तक ही मेरे साथ थे। मेरी बुआ जी के बेटे, बहू और उनके बच्चे, वो 4 लोग और एक मैं, कुल 5। पता नहीं ये सुनकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे। क्यों भाई साहब, बोलोगे तो नहीं कि हमारी सारी पोल खोल दी? यात्रा का समय, सहयात्री सब हो गए, लेकिन इस यात्रा की प्लानिंग हुई कैसे, ये जानना भी तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो इसकी शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं उस समय एक बैंक में जॉब करता था और मेरी पोस्टिंग थी राजस्थान के अलवर शहर में के पास भिवाड़ी में। वहाँ से अलवर था कोई 70-80 किलोमीटर, और अलवर में रहती थी मेरी बुआ जी। तो छुट्टी वाले दिन, रविवार वाले दिन, मैं पहुँच जाता था अपनी बुआ जी के पास अलवर। तो ऐसे ही एक रविवार को मैं भैया के साथ गप्पे लड़ाते हुए घूमने फिरने की बात कर रहा था उन्हीं के घर पे। मुद्दा था इस बार की गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को कहाँ ले जाया जाए। देहरादून, मसूरी, शिमला, मनाली, सभी जगहों पर विचार किया गया। मेरे से भी सलाह मांगी गई। बातों बातों में मैंने बता दिया कि मेरा तो वैष्णो देवी जाने का मन है। तो बस यहीं से शुरुआत हुई, यही थी पहली घड़ी। ये बात भैया भाभी को भी पसंद आई। उन्होंने बोला कि चल सोच के बताते हैं। कुछ दिन बीते तो बात मेरे दिमाग से आई गई हो गई। लेकिन एक रात को मेरा मोबाइल बजा, और कॉल था अलवर वाले भाई साहब का। सही समझ गए आप, वैष्णो देवी जाने के लिए उस परिवार की सहमति बन गई थी। फ़ोन पे बात हुई और भैया ने कहा चल इस रविवार को अलवर आ जा, घर पर बैठकर डिटेल में प्लानिंग करते हैं। खैर,
रविवार को अलवर गए। कब जाना है, कैसे जाना है, कहाँ कहाँ जाना है, पूरी रात बैठ के ही तय किया गया। तो कब जाना है? मई के आखिरी हफ्ते या जून के पहले हफ्ते में, जब बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हो जाएं और मेरे भैया भाभी के भी काम ख़त्म हो जाए। वो भी गवर्नमेंट टीचर है ना, तो छुट्टियों में उनको भी कुछ एक्स्ट्रा काम अलॉट हो जाते हैं, तो वो भी करने ज़रूरी थे। अब सवाल कैसे जाना है। जयपुर से एक ट्रेन चलती है पूजा एक्सप्रेस, अजमेर जम्मू तवी, जो अलवर होते हुए जम्मू को की ओर जाती है। तो फाइनल किया गया, इसी ट्रेन से हमारी यात्रा की जाएगी। कहाँ कहाँ जाना है? वैष्णो देवी तो तय था, बाकी सब ख्याली पुलाव। आसपास की सारी जगह, 9 देवियाँ और पता नहीं कहाँ कहाँ तक की बातें हो गई थी। अब बारी है टिकट कराने की। ऑनलाइन टिकट चेक किए, सारे टिकट वेटिंग में। पता नहीं उस दिन सब लोग जम्मू ही जा रहे थे क्या। जब सभी जगह से निराशा हाथ लगी, तो मैंने अपने तुरुप का पत्ता निकाला। मेरे मामा जी, जो कि रेलवे विभाग में कार्यरत थे। भैया को बात बताई और बोला नो फिकर, मामा जी इज़ हियर। मामा जी को सारी बात बताई, उनका आश्वासन मिला कि टिकट हो जाएंगे, और काम हो गया। जंग जीत ली हमने, यही सोच रहे हो ना आप। लेकिन दोस्तों, जंग तो यहाँ से शुरू होती है। जब सब कुछ फाइनल हो गया, तब एक दिन फिर से कॉल आया भैया का, एक नई फरमाइश के साथ, जिसको मना करना मेरे बस की बात नहीं। कोई सवाल ही नहीं था कि कोई इस फरमाइश को मना कर दे। थी क्या वो फरमाइश? फरमाइश थी, हमारे भाई साहब के सास ससुर यानी कि भाभी जी के मम्मी पापा भी साथ चलेंगे, और उनका भी टिकट कराया जाए। अरे यार, अब ये क्या नया। खैर, उनको बोला गया कि टिकट हो जाएंगे, और वो भी हमारे साथ साथ। 2-4 दिन और बीते, फिर नई फरमाइश, अब भाभी के भाई का भी टिकट कराओ। मरता क्या ना करता, इसके बाद कराया गया टिकट। अब फिर नई फरमाइश, भाई का टिकट कैंसिल करवाओ, उसकी ऑफिस की मीटिंग आ गई है। कुछ दिन और बीते, फिर नई फरमाइश कि माताजी पिताजी का भी टिकट कैंसिल कराओ। बेटा नहीं जा रहा तो हम क्यों जाएं, हम कैसे जाएं। ठीक है, लेकिन एक मज़ेदार बात बताऊं आपको, मैंने टिकट तो अभी तक करवाए ही नहीं थे, तो कैंसिल कराने का तो सवाल ही नहीं उठता। भैया पूछते टिकट हो गए? हाँ हो गए, क्योंकि अपने को पता था अपने पास है तुरुप का पत्ता, और मामा जी से आश्वासन मिल चुका है, मतलब टिकट हो जाएंगे। लेकिन इस बार मेरे को लगा कि रायता और फैले उससे पहले टिकट करा लेने चाहिए। मैंने टिकट करा लिए। यात्रा पे जाने के लिए शॉपिंग भी हो गई, नए जूते, नए कपड़े, जाने क्या क्या। खैर, जब ये सब चल रहा था ना, तो एक सच्ची बात बताऊँ, मेरे दिल से आवाज़ आ रही थी कि कहीं ये सफ़र मेरे लिए हिंदी वाले सफ़र से बदलकर इंग्लिश वाला सफ़र ना हो जाए। आपको क्या लगता है? अगर शुरुआत ऐसी है, आगाज़ ऐसा है, तो अंजाम कैसा होगा? ये हिंदी वाला सफ़र कैसा रहेगा? ये हिंदी वाला सफ़र ही रहेगा या इंग्लिश वाला सफ़र बन जाएगा? मैं तो बताऊंगा ही आप लोगों को, आप लोग भी सोचिए। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी यात्रा कैसी रही, कैसे हमने ट्रेन में पहली बार कदम रखा,
कैसे हम जम्मू पहुँचे, कैसे मैं अकेला श्रीनगर गया। तब तक आप सोचते रहिए। और हाँ, मेरे को इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपकी प्रतिक्रिया का। तब तक सुनते रहिए किस्से कहानी मेरे यानी क्षितिज की ज़ुबानी।